आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जनहित मतलब जनता के लिए, जनता का, जनता से जुड़ा हुआ टीवी शो। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित और सबसे पहले दिखाते हैं आज खबरों के मेन्यू में क्या क्या खास है आपके लिए। 25 नवंबर को संसद का सत्र शुरू हुआ। 26 नवंबर को संविधान दिवस पर छुट्टी थी। आज कुल 10 दिन हुए हैं संसद के कामकाज के, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि संसद में इतना कम काम हुआ है कि पब्लिक के, आम जनता के, हमारे और आपके 100 करोड़ रुपए डुबा दिए गए। अदानी वर्सेस सोरेस का यह विवाद अब भी जाकर थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सवाल है कामकाज कब और कैसे आगे बढ़ेगा। उधर क्या देश में वन नेशन वन इलेक्शन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है कि संसद के मौजूदा सत्र में सरकार कोविंद कमेटी की सिफारिश पेश कर सकती है। क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, यह भी आप तक पहुंचाएंगे। उधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने आज उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने एंटी इनकम्बेंसी की काट के लिए विधायकों के टिकट काटने शुरू कर दिए हैं। बड़े बड़े नेताओं की सीट बदली जा रही है। बीजेपी को आपकी इस रणनीति ने बैठे बिठाए कैसे दिया है सियासी हथियार, यह भी दिखाने वाले हैं। उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज साहब ने एक बयान दिया। बयान ऐसा है कि उन्हें बर्खास्त करने की मांग होने लगी है। हुआ यह कि हिंदू संगठन के कार्यक्रम में उन्होंने मुस्लिम समुदाय को लेकर एक बड़ा बयान दिया। पूरी खबर क्या है, बस कुछ ही देर में रखेंगे आपके सामने। उधर कुंभ के मेले में बिछड़ने वाला मुहावरा तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन इस बार सरकार की तैयारी ऐसी है कि बिछड़ने वाले को एआई तकनीकी से मिला दिया जाएगा। जनहित एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ये भी आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जनहित में सबसे पहले बात देश की संसद की, जिसके शीतकालीन सत्र का आधे से ज्यादा वक्त हंगामे में निकल गया है। अदानी के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रही कांग्रेस 10 दिनों से इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज भी अदानी के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के चलते संसद के दोनों सदन नहीं चल सके। विपक्ष को जवाब देने के लिए सरकार की ओर से भी अब संसद में कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस के बीच संबंधों पर चर्चा की मांग उठा दी गई है, जिसके चलते सोमवार को भी संसद में कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। आप सदन नहीं चलना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते आप। संसद सत्र का एक और दिन बिना कामकाज के अदानी के मुद्दे पर हंगामे की भेंट चढ़ गया। संसद परिसर के बाहर राहुल गांधी की अगुवाई में जुटे विपक्षी सांसदों ने अदानी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए पहले पीएम और अदानी के स्टिकर, फिर उनके नाम वाले फेस मास्क के बाद आज कांग्रेस ने नया तरीका निकालते हुए मुखौटे वाला विरोध प्रदर्शन किया। क्वेश्चन आवर का ट्रेडिशन रहा है कि उसमें कोई सवाल नहीं उठता, पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन आज जानबूझकर प्रश्नकाल भी डिस्टर्ब किया गया। जाहिर हुआ है वो नहीं चाहते अडानी पे चर्चा हो। दरअसल कांग्रेस अदानी समूह पर अमेरिका में लगे कथित आरोपों के मामले में संसद में बहस की मांग को लेकर अड़ी हुई है। दूसरी तरफ सरकार का आरोप है कि ऐसे मुद्दों पर हंगामा करके कांग्रेस संसद की कार्रवाई को बाधित कर रही है। किसी को ये हक नहीं बनता कि देश के बाकी देशों से संबंध एक व्यापारी के हितों पर निर्भर करते हो। जो भी देश उस व्यापारी की हाँ में हाँ मिलाएंगे, उसको काम देंगे, और जो देश इंक्वायरी बैठा दें, कोई भ्रष्टाचार की बात कर दें, इस व्यापारी से संबंधित कोई रिपोर्ट निकाल दें, तो उनके खिलाफ षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लग जाता है। उनको शर्म है तो इस सब के लिए क्षमा प्रार्थना करके पार्लियामेंट चलाने के लिए इनको स्पीकर साहब ने एक गाइडलाइन जारी किया है, डायरेक्शन जारी किया है। कोई भी गेट पर, द्वार पर प्रदर्शन मत करिए। अगर आपको करना है तो जगह आइडेंटिफाई किया गया है, उधर करने के लिए उन्होंने निवेदन किया है, लेकिन ये लोग गेट बंद करते हैं। लेकिन अदानी के मुद्दे पर हुए विरोध प्रदर्शन ने एक बार फिर इंडिया गठबंधन में चल रहे मनमुटाव को सामने ला दिया। दरअसल अदानी मुद्दे पर हुए कांग्रेस के प्रदर्शन में दोनों सदनों से विपक्ष के तमाम सांसद शामिल हुए, लेकिन समाजवादी पार्टी और टीएमसी इसमें शामिल नहीं हुई।
समाजवादी पार्टी सांसदों ने अदानी के बजाय किसानों के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की। वहीं अदानी मुद्दे से जुड़ी एक दिलचस्प तस्वीर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से भी सामने आई, जहां विधानसभा के बाहर तेलंगाना के सीएम और अदानी की तस्वीर वाली टी शर्ट पर जोरदार हंगामा हुआ। दरअसल विपक्षी दल बीआरएस के विधायक सीएम रेवंत रेड्डी के साथ अदानी की तस्वीर वाली टी शर्ट पहनकर विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होना चाहते थे, लेकिन पुलिस और मार्शल ने टी शर्ट पहने बीआरएस विधायकों को विधानसभा में दाखिल होने से रोक दिया। बीआरएस ने कांग्रेस पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए पूछा कि दिल्ली में कांग्रेस अदानी का विरोध कर रही है, लेकिन तेलंगाना में उसकी सरकार अदानी के साथ खड़ी है। दिल्ली में पार्लियामेंट में राहुल गांधी टी शर्ट डाल के पार्लियामेंट में कब जा सकता है? क्यों नहीं हम टी शर्ट डाल के असेंबली में नहीं जा सकते? वहाँ तो गए ना। विधानसभा में एंट्री से रोके जाने पर बीआरएस विधायकों ने सदन के बाहर कांग्रेस की रेवंत रेड्डी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जिस पर पुलिस ने हंगामा कर रहे विधायकों और बीआरएस नेताओं को हिरासत में लिया। संसद की कार्यवाही का आज 10वां दिन रहा। 25 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ। 1 घंटे की कार्यवाही पर लोकसभा में 1.5 करोड़ रुपए, जबकि राज्यसभा में 1 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च होते हैं। 9 दिन में 54 घंटे की कार्यवाही लोकसभा की होनी चाहिए, जो कि सिर्फ 18 घंटे ही चल पाई है। 9 दिन में 54 घंटे की कार्यवाही राज्यसभा की होनी चाहिए, जो कि सिर्फ 21 घंटे की हुई है। इस हिसाब से लोकसभा में 36 घंटे की कार्यवाही नहीं हुई। राज्यसभा में 33 घंटे की कार्यवाही हंगामे के भेंट चढ़ गई। अब आंकड़ों के अंक गणित के हिसाब से अगर देखें तो 54 करोड़ रुपए लोकसभा में डूब गए। राज्यसभा में 36 करोड़ से ज्यादा 9 दिन में ही डूब गए हैं। 6 दिसंबर तक ही 90 करोड़ रुपए पब्लिक के पानी में डूब चुके हैं। और आज की कार्यवाही का खर्चा अगर मिला लेंगे तो यह आंकड़ा 100 करोड़ के पार चला जाएगा। यानी कुल 10 दिन में संसद की कार्यवाही नहीं चलने की वजह से आपके हमारे 100 करोड़ के आसपास रुपए बर्बाद हो चुके हैं। कांग्रेस संसद में अदानी के मुद्दे पर चर्चा की मांग पर अड़ी हुई है। उसकी इसी मांग की काट निकालते हुए बीजेपी ने जॉर्ज सोरोस के बहाने कांग्रेस को घेरते हुए संसद में सोरोस और कांग्रेस की मिली भगत के आरोपों पर चर्चा की मांग उठा दी है। कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता विदेश में जाते हैं और वहां भी वो वही भाषा बोलते हैं जिसको जॉर्ज सोरोस प्रोपोगेट करता है। इतना ही नहीं, नेता सदन जेपी नड्डा के इसी बयान के बाद आज राज्यसभा में हंगामा हो गया। जो कुछ पब्लिकेशंस जॉर्ज सोरोस के फंडिंग प्रोसेस से, जो फोरम्स और जो फाउंडेशन प्रोपोगेट करते हैं, उसको यहाँ पर कांग्रेस का वरिष्ठतम नेता उनको उठाता है और देश को डिस्टेबलाइज करने में अपना योगदान करता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह हम लोग चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो। बीजेपी ने सोनिया गांधी के तार जॉर्ज सोरोस से जोड़ते हुए दावा किया है कि सोनिया गांधी FDL-AP नाम के एक संगठन की सह अध्यक्ष है। ये संगठन जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने का समर्थन करता है। संगठन को जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन की ओर से फंडिंग होती है। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया है कि राजीव गांधी फाउंडेशन और सोरोस के साथ भी साझेदारी बढ़ाई गई है। फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक से आपका क्या संबंध है? अगर ऐसे लोगों के साथ आपका संबंध है तो मैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से पूछना चाहता हूं, क्या आपका शीर्ष नेतृत्व देशद्रोहियों के साथ है? ये सोरोस और कांग्रेस की दोस्ती क्या है? सोनिया जी जो सबसे वरिष्ठ नेता है, उनके प्रति पूर्ण सम्मान के साथ पूछना चाहता हूं, उनकी भूमिका क्या है? 4 दिन पहले बीजेपी ने जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी के बीच संबंधों का दावा किया। राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वो सोरोस के इशारे पर काम करते हैं। बीजेपी के मुताबिक भारत को अस्थिर करने के लिए वैश्विक स्तर पर एक त्रिकोण काम कर रहा है। जॉर्ज सोरोस, वैश्विक मीडिया, जांच एजेंसी और राहुल गांधी उसी का हिस्सा है और इन तीनों ने भारत की इकोनॉमी को नष्ट और सरकार को बदनाम करने की साजिश रची। कांग्रेस और अमेरिकी उद्योगपति के बीच सामने आई ऐसी ही कथित कड़ियों को आधार बनाकर बीजेपी संसद में चर्चा चाहती है। सोरोस फाउंडेशन को मदद इंडिया से हो रही है
और जिसका संबंध नेता राज्यसभा की सोनिया गांधी से है और हम सभी सदस्य सभागृह में चर्चा करना चाहते थे, लेकिन अपोजिशन चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन बीजेपी और केंद्र सरकार के आरोपों को गलत बताते हुए कांग्रेस कह रही है कि सोरोस का मामला अदानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए है। ये कोई विषय ही नहीं है। सोरोस फाउंडेशन कांग्रेस पार्टी का कोई रिश्ता नहीं। ये नई एक चीज बेवजह का एक अफवाह है। असली चीज जो चर्चा मांगी जा रही है पहले दिन से, वो तो दी नहीं। फर्जी मामले पे सत्ता पक्ष सदन नहीं चलने दे रहा। हम पर आरोप लगाते हो सोरोस का, ये कोई मुद्दा है? अगर ये मुद्दा है तो कौन से मंत्री का बेटा सोरोस की किस ग्रांट से कहां क्या क्या करता है, हम भी शुरू हो सकते हैं। कुल मिलाकर संसद के शीत सत्र का ज्यादातर वक्त पहले ही अदानी के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ चुका है और अब सोरोस के मुद्दे ने उस विवाद को और बढ़ा दिया है। आज राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन के नेता और विपक्ष के नेता को बुलाकर दोनों से राज्यसभा सुचारू रूप से चलाने की अपील की है। हालांकि सभापति की इस अपील का कितना असर होगा, यह मंगलवार को साफ हो जाएगा जब संसद की कार्यवाही फिर से शुरू की जाएगी। वहीं सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। सरकार इस सत्र में बिल को लेकर आ सकती है। केंद्र सरकार इस साल सितंबर में ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे चुकी है। कोविंद कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाए जाने की सिफारिश की गई है। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ, उसके बाद लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जाने की बात है। सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आई कार्ड तैयार करने की भी सिफारिश इसमें बाकायदा की गई है। विस्तृत इसका जिक्र है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने 18 संवैधानिक बदलावों का सुझाव दिया है। इनमें ज्यादातर में राज्यों की विधानसभाओं की सहमति की जरूरत नहीं है। जो संवैधानिक बदलाव हैं, उनके लिए बिलों को संसद में पास कराना जरूरी होगा। अब इसको लेकर सरकार अपने कदम कैसे आगे बढ़ाएगी, इस पर लगातार एबीपी न्यूज की नजर बनी रहेगी। आगे बढ़ते हुए बात कर लेंगे दिल्ली की राजनीति की। दिसंबर के महीने में पारा लुढ़कने लगा है, लेकिन दिल्ली का सियासी तापमान चढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी बीजेपी की राह पर चलती हुई दिखाई दे रही है। चुनाव के ऐलान से पहले ही उम्मीदवारों को मैदान में उतारना शुरू कर दिया गया है और साथ ही केजरीवाल ने बीजेपी की तरह ही एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को डिरेल करने के लिए बड़े पैमाने पर विधायकों के टिकट काटे हैं, आगे काटे भी जाएंगे। अवध ओझा 2 तारीख को आप में आए, 9 तारीख को टिकट मिल गई। जितेंद्र सिंह शंटी 5 को बीजेपी छोड़कर आप में आए, दूसरी लिस्ट में टिकट पा गए। सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू 6 दिसंबर को आप में शामिल हुए, उनको भी टिकट मिल गई। आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। दल बदलुओं के साथ ही नए चेहरे पर भरोसा जताया। सबसे चौंकाने वाला नाम अवध ओझा है, जिन्हें पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया की जगह उम्मीदवार बनाया गया है। सिसोदिया को जंगपुरा से लड़ने के लिए भेजा गया है। इसका अनुमान हमने शुक्रवार को जनहित में जताया था। कहा जा रहा है कि पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया जंगपुरा इसलिए गए क्योंकि पिछली बार ही गिरते पड़ते चुनाव जीते थे। 2020 में मनीष सिसोदिया को 70,163 वोट मिले। बीजेपी के रविंद्र सिंह नेगी को 66,956 वोट मिले थे। सिसोदिया 3,207 वोटों से ही जीत पाए थे। एक तो सिसोदिया पिछली बार पटपड़गंज से काफी कम मार्जिन से चुनाव जीते थे। दूसरा, कथित शराब नीति में करीब 1.5 साल वो जेल में रहे, जिसकी वजह से वो अपनी विधानसभा के लोगों से सीधे जुड़ नहीं पाए। वहीं उनकी सीट बदलने की सबसे बड़ी वजह आपका वो सर्वे है, जिसमें पटपड़गंज विधानसभा सीट उनके लिए सेफ नहीं मानी गई। बीजेपी ने बकायदा सोशल मीडिया पर पटपड़गंज का भगोड़ा नाम से पोस्टर जारी किया है। तो दिल्ली के लोगों के मन में कि दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने या उनकी पार्टी की सरकार ने नरक बना दी है, सनम बना दी है और लोग इस बार बदलाव चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार हो। एक मौका दिल्ली में भाजपा को दिया जाए। विरोधी कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा है कि पूर्व डिप्टी सीएम को भागना पड़ रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि अवध ओझा के लिए सिसोदिया ने सीट छोड़ी है। राखी बिरला की भी सीट बदली गई है, मनीष जी की भी सीट बदली गई है। तो ये मैं कह रहा हूँ, ये पार्टी के लोग अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिल बैठ के जो निर्णय लेते हैं
बीजेपी के आरोप और आपका दावा अपनी जगह। सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी इस बार धड़ल्ले से विधायकों को घर बिठा रही है और राजनीति में ऐसा तभी होता है जब सत्ता विरोधी लहर का अंदेशा होता है। 20 उम्मीदवारों की मौजूदा लिस्ट में किसी भी विधायक को सीटिंग सीट से टिकट नहीं मिला। 20 में से 15 विधायक बेटिकट हो गए हैं। सिसोदिया राखी बिरलान की सीट बदली गई है। 2 सीट बीजेपी के पास है, वहाँ से नया उम्मीदवार उतारा गया है। 1 विधायक पाला बदल चुका है, वहाँ नए उम्मीदवार को उतारा। इससे पहले आपकी पहली लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए थे। पहली और दूसरी लिस्ट मिलाकर अब तक 31 उम्मीदवार आपने घोषित किए हैं। इनमें से 27 सीटें आपके पास थी। राजनीति बदलने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी ने एंटी इनकम्बेंसी की काट के लिए जितेंद्र सिंह शंटी और सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू जैसे दल बदलुओं को टिकट दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन बिहार चुनाव अगले साल है, आखिरी महीनों में। लेकिन माहौल ऐसा लग रहा है इसी साल से बनने लगा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही बीजेपी बिहार में नीतीश के नेतृत्व में चुनाव में जाने का ऐलान कर चुकी है। अब जेडीयू ने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग कर दी है। जेडीयू की इस मांग के विरोध में आरजेडी ने भी अपने सुर बुलंद कर दिए हैं और भारत रत्न के लिए लालू प्रसाद यादव के नाम को आगे कर दिया है। नीतीश कुमार जी को भारत रत्न या उससे भी बड़ा कोई रत्न है जरूर मिलना चाहिए। फिलहाल देश में सर्वोच्च सम्मान तो भारत रत्न ही है, लेकिन जेडीयू ने कहा कि भारत रत्न ही नहीं, उससे भी बड़ा कुछ हो तो उससे नीतीश कुमार को सम्मानित किया जाना चाहिए। नीतीश कुमार के बेहद खास संजय झा बिहार के पूर्णिया में थे। इसी दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में ये मांग की और क्यों मिलना चाहिए ये भी बताया। नीतीश कुमार जी को भारत रत्न या उससे भी बड़ा कोई रत्न है जरूर मिलना चाहिए। एक फेल्ड स्टेट को ठीक करना और लोगों को विश्वासी नेता पर उठ गया था, फेथ रिस्टोर करना लोगों का और सबके लिए काम करना। पूर्णिया में जो मांग संजय झा ने बुलंद की थी उस पर वो दिल्ली में भी अड़िग है। एबीपी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने संसद परिसर में नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग दोहराई। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी किसी भी क्राइटेरिया से बेटर वो फिलफिल करते हैं, उनको भारत रत्न मिले। संजय झा वो शख्स हैं जिन्हें फिलहाल पटना और दिल्ली के सियासी रिश्तों की कड़ी माना जाता है। एनडीए में नीतीश की वापसी के सूत्रधार भी संजय झा कहे जाते हैं, लिहाजा उनके बयान के मायने भी बड़े हैं। बिहार बीजेपी भी संजय झा की मांग का स्वागत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अगर कोई प्रपोजल ऐसा आता है तो निश्चित रूप से विचार करेगी। ये तो कोई एक व्यक्ति इसका फैसला नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत रत्न के अपने पैमाने हैं और सरकार की इच्छा शक्ति के साथ साथ गाइडलाइन इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन जैसे ये प्रपोजल प्रस्तावना आता है तो सरकार विचार करेगी इस पर। संजय झा की मुहिम को बिहार बीजेपी का समर्थन मिल गया है, लेकिन आरजेडी ने भी लगे हाथ लालू प्रसाद यादव के लिए बैटिंग शुरू कर दी। हालांकि जेडीयू भी जवाबी बाउंसर फेंक चुकी है। लालू प्रसाद यादव जी को पहले भारत रत्न मिले, उसके बाद नीतीश कुमार जी का नंबर आता है। जो बच्चे अगर गाय और भैंस चराने के लिए जा रहे हैं और उधर टाइम पास कर रहे हैं तो वो भी जा करके चरवाहा विद्यालय में जा करके अपना शिक्षा ग्रहण करेंगे, वो भी पढ़ सकते हैं वहाँ पे। लेकिन ये बीजेपी और जदयू के लोग अगर उसको गलत अवधारणा से देख रहे हैं तो ये सही नहीं है। बिहार के स्वाभिमान, बिहार की आत्मा और बिहार के जो लोगों का प्यार है, उसके लिए अगर भारत सरकार भारत रत्न क्या और भी उससे बड़ा कोई रत्न हो माननीय नेता को देती है तो हम समझते हैं कि दैट विल बी अ प्राइड फॉर बिहारी। भारत रत्न को लेकर जेडीयू और आरजेडी में जंग छिड़ी हुई है, लेकिन बीते कुछ सालों में जिन नेताओं को भारत रत्न मिला वो तब तक सक्रिय राजनीति से संन्यास ले चुके थे, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो या प्रणब मुखर्जी या फिर लाल कृष्ण आडवाणी। लेकिन नीतीश और लालू तो फिलहाल 2025 चुनाव की प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग हो रही है। समर्थक अपने नेता के लिए डिमांड करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन सवाल यह है कि जिनके लिए मांग हो रही है उन्होंने समाज को क्या दिया और समाज को उन्होंने कहां पहुंचाया। बात नीतीश कुमार की हो रही है तो उनकी ताकत और कमजोरी को हमने समझने की कोशिश की है। नीतीश कुमार की ताकत रही कि उन्होंने समावेशी विकास को धरातल पर उतारा। दलित, अति पिछड़े और पसमानदा मुस्लिमों को विकास की मुख्य धारा में बिहार में वो लेकर आए। लेकिन कमजोरी यह है कि बिहार प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम है।
नीतीश लगभग 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन देश का महज 1.39% कारखाना ही बिहार में है। नीतीश इस वक्त केंद्र में मजबूत सहयोगी हैं, लेकिन विकास के पैमाने पर बिहार को परखें तो एफडीआई में राज्य 17वें नंबर पर आता है। बहुत कम ऐसे स्टेट हैं जहां 2-2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, बावजूद इसके बिहार में पलायन कम नहीं हो रहा। लोग पढ़ने के लिए, कमाने के लिए दूसरे राज्यों का रुख कर लेते हैं। नीतीश कुमार की छवि सुशासन बाबू की बनाई गई है, लेकिन हेल्थ के सवाल पर राज्य इस कदर फिसड्डी है कि 19 बड़े राज्यों में गिनती इसकी 18वें नंबर पर आती है। महिला आरक्षण को लेकर नीतीश ने महिलाओं को सशक्त किया, बावजूद इसके महिला शिक्षा और सुरक्षा के सवाल पर बिहार की स्थिति बेहतर नहीं है। शराबबंदी का श्रेय नीतीश कुमार लेते हैं, लेकिन शराब से मौत का सिलसिला बिहार में उनकी सरकार को बदनाम करता है। 20 साल में नीतीश बिहार को ना तो बाढ़ की समस्या से मुक्ति दिला पाए हैं और ना ही कोई ऐसी इंडस्ट्री दे पाए जिससे बिहार में पलायन और रोजगार का संकट कम हो पाता। लेकिन यहां पर नीतीश कुमार के नाम को लेकर और उनकी तमाम उपलब्धियों को बताते हुए जो उनके समर्थक हैं वो भारत रत्न दिए जाने की मांग कर रहे हैं। अब फैसला केंद्र सरकार के पाले में है, आगे इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। उधर बस में रुमाल डालकर सीट कब्जाने वाले मीम और फिल्मी डायलॉग आपने खूब देखे होंगे, लेकिन आज रुमाल डालने वाली खबर बिहार की सियासत से सामने आई है, जहां तेज प्रताप यादव ने 1 साल पहले ही महुआ सीट पर अपनी दावेदारी ठोक दी है और वहां से मौजूदा विधायक के आंसू अब थमने का नाम नहीं ले रहे। आंखों में आंसू है, रुमाल से उन आंसुओं को छिपाने की, दबाने की नाकाम कोशिश हो रही है। ये महुआ के माननीय विधायक मुकेश रोशन हैं। सियासी भविष्य का सवाल हुआ तो एबीपी न्यूज के रिपोर्टर निधि से बात करते हुए आंसू झलक पड़े। संघर्ष के लिए तो हम जा नहीं जाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मैं शुरू से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचारों पर खरा उतरने का काम किया। कहानी यह है कि मुकेश रोशन जिस महुआ से आरजेडी के विधायक हैं, उस सीट से लालू यादव के सुपुत्र तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर चुनाव लड़ने की बात कही है। महुआ की जनता आपकी इंतजार कर रही है। जाएंगे महुआ, क्या तेज प्रताप यादव रविवार को वैशाली जिले के दौरे पर थे। इसी दौरान उन्होंने महुआ से चुनाव लड़ने के संकेत दिए। महुआ वही सीट है जहां से 2015 में पहली बार जीतकर तेज प्रताप विधानसभा पहुंचे थे। तेज प्रताप सोशल मीडिया पर कलाकारी में माहिर हैं। उनके वीडियो हमेशा वायरल होते रहते हैं, लेकिन महुआ लौटने की चुनावी खबर ने विधायक मुकेश रोशन को भी वायरल कर दिया। फिलहाल समस्तीपुर की हसनपुर सीट से तेज प्रताप विधायक है और राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की है कि आरजेडी हसनपुर से इस बार लालू परिवार के किसी और सदस्य को उम्मीदवार बना सकता है। लालू के लाल के इस ऐलान के बाद एक तरफ खुशी है तो वहीं दूसरी तरफ गम के आंसू। फिलहाल बिहार से हम बाहर निकलेंगे, लेकर आते हैं राजधानी दिल्ली, जहां के स्कूलों में आज सुबह सुबह हड़कंप मच गया। बच्चे जैसे ही स्कूल पहुंचे तो दिल्ली के कई स्कूलों में बम होने की खबर सामने आ गई। करीब 40 से ज्यादा स्कूलों में ईमेल के जरिए धमकी दी गई। स्कूल की तरफ से बच्चों को घर भेजा गया और थोड़ी ही देर में साफ हुआ कि बम धमाके वाले हॉक्स मेल थे। स्कूल से लेकर फ्लाइट जैसी जगहों पर लगातार हॉक्स ईमेल और कॉल से माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। पुलिस बल की तैनाती, मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी और सर्च ऑपरेशन में जुटी डॉग स्क्वाड की टीम। इन तस्वीरों से आज सुबह सुबह राजधानी दिल्ली के स्कूलों में पैनिक की स्थिति बन गई। सोमवार की सुबह पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजकर घर पहुंचे ही थे कि दोबारा स्कूल के लिए रवाना होना पड़ा। दिल्ली के 40 से ज्यादा स्कूलों में ईमेल के जरिए बम की धमकियां मिली। ये जो बीडीएस की टीम है अपने डॉग स्क्वाड के साथ और जो ये सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स होते हैं, इनके जरिए पूरा प्रेमाइसिस की छानबीन करने के बाद अब जो कॉल है उसको हॉक्स डिक्लेयर कर दिया गया है। स्कूलों को जो धमकी वाला ईमेल मिला उसमें स्कूल बिल्डिंग में कई बम प्लांट किए जाने की बात लिखी गई। ईमेल भेजने वालों ने पैसों की डिमांड की। स्कूल प्रशासन ने ईमेल पढ़कर बच्चों को घर भेज दिया, जिसके बाद स्कूलों में घंटों तलाशी ऑपरेशन चलता रहा। पड़ताल के बाद बम की खबर अफवाह निकली। दिल्ली के स्कूल एक बार फिर हॉक्स कॉल के शिकार हुए। पुलिस अब ईमेल भेजने वाले का पता लगाने में जुटी है। पुलिस की टीम्स ने तुरंत पहुंचकर स्कूल्स की और बच्चों की सेफ्टी को इंश्योर किया। पुलिस की टीम्स निरंतर जांच में जुड़ी हुई हैं
ईमेल के सोर्स तक पहुंचने के लिए, और जब ईमेल के सोर्स तक पहुंच के जल्दी हम लोग उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। दिल्ली पुलिस स्कूल्स के लिए और बच्चों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह कृत संकल्प है। दिल्ली पुलिस की आईटी टीम मेल के सर्वर और ओरिजिन की पड़ताल में जुटी है। बीते कुछ महीनों से स्कूलों में हॉक्स ईमेल और कॉल दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। सुरक्षा के मुद्दे पर पहले से आक्रामक आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार को घेर रही है। दिल्ली की जनता आपसे जानना चाहती है कि आप दिल्ली के लोगों को सुरक्षा देने के लिए क्या कर रहे हैं। दिल्ली के लोग आपसे कुछ नहीं मांग रहे, हमें राजनीति नहीं करनी, हमें केवल सुरक्षा चाहिए और सुरक्षा देने की जिम्मेदारी आपकी है, आपको सुरक्षा देनी पड़ेगी। ये सारी खबरें देख के दिल दहल जाता है कि हमारे बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं, कि हमारे बच्चे जब स्कूल जाएं तो हम घर पे बैठे हुए डरें कि कहीं स्कूल में बम की खबर तो नहीं आ जाएगी। टोटल लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है अमित शाह जी का। आदमी मॉर्निंग वॉक पे घर से जाता है तो वो सुरक्षित नहीं है, मॉर्निंग वॉक पे घर से जाता है तो फैमिली वाले सुरक्षित नहीं है। दिल्ली में सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर केंद्र को घेरा। दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरने में जुटी है। स्कूल में बम की धमकी ने पार्टी को नया हथियार दे दिया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। वीर सावरकर से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र बीजेपी के दावे का कर्नाटक सीएम के मीडिया सलाहकार ने खंडन किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कर्नाटक सीएम दफ्तर ने कहा है कि वीर सावरकर की मूर्ति को राज्य विधानसभा से हटाने का कोई विचार नहीं है। आपको बताते चले, इसके पहले आज दिन में महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने दावा किया था कि कर्नाटक सरकार सावरकर की तस्वीर सदन से हटाने वाली है। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे से इस पर जवाब देने के लिए कहा था, लेकिन सीएम दफ्तर की ओर से इस दावे का खंडन निकलकर सामने आया है। आगे बढ़ते हुए आज की एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बात इलाहाबाद हाईकोर्ट के उन जज साहब की जो अपने बयानों के चलते सुर्खियों में आ गए हैं। हिंदू संगठनों की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में जज साहब ने जो कहा उसे लेकर हंगामा मचा हुआ है और बयान का विरोध करने वाले उन्हें न्यायमूर्ति के पद से हटाने तक की मांग करने लगे हैं। जो कठमुल्ला है जिसे कह लीजिए वो देश के लिए घातक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव की जुबान से निकले इसी शब्द ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि जज के ओहदे पर बैठा कोई शख्स कठमुल्ला जैसे शब्द का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। जज साहब की इस बात पर विवाद ने इसलिए भी तूल पकड़ लिया क्योंकि कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद का था, जिसमें समान नागरिक संहिता पर बात करते हुए जस्टिस शेखर कुमार यादव ने जो कहा उसने विवाद पैदा कर दिया। ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में रहने वाला बहुसंख्यक के अनुसार ही देश चलेगा। इसी कार्यक्रम में जज शेखर यादव ने मुस्लिम समाज की कुरीतियों का जिक्र करते हुए कट्टरपंथियों के लिए कठमुल्ला शब्द का प्रयोग किया। मैंने विश्व हिंदू परिषद की बात की, मैंने भारत राष्ट्रीय की बात की, मैंने भारतीय संस्कृति की बात की। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अगर हिंदू हूं तो मुझे अन्य धर्मों से कोई विभेद है। हाँ, इतना अपेक्षा जरूर रखता हूं, ये देश भारत है, यहाँ पर रहने वाला व्यक्ति भारतीय है। लेकिन जज साहब के शब्द और बातों पर नाराजगी जताते हुए न सिर्फ उनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए गए, बल्कि हिंदू संगठनों के कार्यक्रम में शामिल होने पर भी सवाल उठा दिए गए। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, VHP को कई मौकों पर प्रतिबंधित किया गया था। यह RSS से जुड़ा हुआ है, एक ऐसा संगठन जिसे वल्लभ भाई पटेल ने घृणा और हिंसा की ताकत होने के कारण बैन किया था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने ऐसे संगठन के सम्मेलन में भाग लिया। लेकिन ओवैसी से एक कदम और आगे जाते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने शेखर यादव को जज के ओहदे से हटाने की मांग उठा दी। इस प्रकार की भाषा और वो भी एक हाई कोर्ट के माननीय जज द्वारा की गई है। हमें अफसोस है कि इस प्रकार के कार्यक्रम में भी उनको शिरकत नहीं करनी चाहिए। वहाँ जाकर के अगर ये बात कहे कि देश बहुसंख्यकवादी दृष्टिकोण से चलना चाहिए, इसका मतलब है कि उसका संविधान में कोई आस्था नहीं है। तो संविधान की अभिरक्षा की जिम्मेदारी न्यायपालिका की है। अगर न्यायपालिका में ऐसे लोग रहेंगे जो संविधान की ही अवमानना करते हैं तो इसका मतलब वो पद पे नहीं रहने चाहिए। हालांकि अपने भाषण के दौरान कई बार जज शेखर यादव ने खुद ही अपने शब्दों को गलत और बातों को निजी बताते हुए अपने बयानों को निजी बयानों के दायरे में रखने की कोशिश की। जो कठमुल्ला है जिसे कह लीजिए वो देश के लिए घातक है।
अब जज साहब के बयान पर ही न्याय की बात होने लगी है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। ममता बनर्जी एक और विपक्ष की बड़ी ताकत बनने की तैयारी कर रही हैं, तो दूसरी तरफ बड़े मुद्दों पर अपनी राय रखती रही हैं। बांग्लादेश में हिंदुत्व के उत्पीड़न की तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। बांग्लादेशी नेता कोलकाता में कब्जे की बात कर रहे हैं, तो आज ममता बनर्जी ने सदन में जोरदार पलटवार किया। बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न की एक एक तस्वीरें देशवासियों को परेशान कर रही है। बांग्लादेश में सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है और कट्टरपंथियों की नजर रेड क्लिफ लाइन के इस पार टिकी है। लेकिन आज कोलकाता से दीदी ने कट्टरपंथियों को दो टूक जवाब दिया है। ममता बनर्जी के लॉलीपॉप वाले बयान का बैकग्राउंड है बांग्लादेश की तरफ से हो रही विवादित बयानबाजी। कल बांग्लादेशी कट्टरपंथियों ने रैली निकाली और इसी दौरान वहां के पूर्व फौजी ने कोलकाता पर 4 दिन में कब्जे की बात कही थी। भारत तो दूर कथा अमेरिका আমাদের সাথে টিকবে না ইনশাআল্লাহ। এর সাথে যদি 30 লাখ ছাত্র জনতা যোগ হয় তাহলে ভারত তো দূরের কথা अमेरिका আমাদের সাথে টিকবে না ইনশাআল্লাহ। 4 दिन में कोलकाता फतेह करने वाले दावे की आज दीदी ने हवा निकाल दी। इसके साथ सदन में भी उन्होंने कहा कि बांग्लादेश पर वो केंद्र सरकार की नीति के साथ मजबूती से खड़े हैं। আমরা সবসময় এই ব্যাপারে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া যে গাইডলাইন্স দেয়, এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স যে গাইডলাইন্স দেয়, এটা কিন্তু আমরা মেনে চলি। তাই আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করব। फिलहाल भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री बांग्लादेश दौरे पर हैं, जहां आज उन्होंने बांग्लादेश के विदेश सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन से मुलाकात की। इस बैठक में भारत ने बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा उठाया। I conveyed our concerns, including those related to the safety and welfare of minorities. We also discussed some regrettable incidents of attacks on cultural, religious and diplomatic properties. राजनीति से लेकर कूटनीति के मंच पर भारत बांग्लादेश में हिंदुओं की आवाज उठा रहा है। बांग्लादेश की इंटरनेशनल घेराबंदी हो चुकी है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा को देखते हुए देश के बड़े व्यापारी संगठन ने तय किया है कि अगर वहां पर हिंदुओं का अत्याचार नहीं रुका, जिस तरह से लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, तो फिर बांग्लादेश के साथ व्यापार का बहिष्कार किया जाएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार से हमारे देश के कुछ व्यापारी इतने गुस्से में आ गए कि अब वो पड़ोसी मुल्क के साथ बिजनेस के बहिष्कार की चेतावनी दे रहे हैं। दिल्ली के व्यापारिक संगठन चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने बड़ा ऐलान किया है। भारत पर डिपेंड भी है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए हमारे जो व्यापारी हैं उन्होंने पूरी तरह से बांग्लादेशी सामान के बहिष्कार की चेतावनी भी दी है। सीटीआई पूरे देश और दिल्ली भर में इसको लेकर अभियान भी चलाएगा। व्यापारियों का दावा है कि 2023-24 में भारत बांग्लादेश के बीच 1,18,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा कपड़ों के मार्केट का था। कपड़े खरीदने के लिए बांग्लादेश के लोग दिल्ली तक आते थे, लेकिन बीते कुछ महीनों में हालात एकदम से बदल गए। हमारे पास बांग्लादेश से बहुत ऐसे कस्टमर्स हैं जो रेगुलर विजिट करते थे, पर कुछ महीने से 1-1.5 महीने से नहीं आ रहे हैं वो लोग। व्यापारियों की माने तो बांग्लादेश से व्यापार न करने पर उनका नुकसान भी होगा, तो भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए उनका देश सर्वोपरि है। सबसे पहले हमारा देश है। अगर हमारे देश के ऊपर या हमारे लोगों के ऊपर कोई चीज हमारे खिलाफ जाती है तो हम उसका पूर्ण तरह उसका विरोध करते हैं। व्यापारियों का तो यही मत है कि आप इसको ये व्यापार वहाँ से बंद कर देना चाहिए। देखिए, हमें सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। जो वहाँ के जो हिंदू है उनका जो गलत हो रहा है वो कैसे बंद हो, वही समझने वाली बात है। भारत चावल की कुछ वैरायटी बिजली का बड़ा हिस्सा बांग्लादेश को देता है। अनाज और केमिकल्स भी यहाँ से भेजा जाता है, जबकि बांग्लादेश से बड़ी मात्रा में सूती के कपड़े आते हैं, ह्यूमन मेड फाइबर, मसाले और जूट आते हैं। बांग्लादेश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री वहाँ की कपड़ा इंडस्ट्री है। भारत में बड़े बड़े ब्रांड्स भी वहीं से कपड़ा मंगाते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर भी बांग्लादेश से आए प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की मांग उठ रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं कुंभ। इस बार कुंभ के मेले में गुम होने वाले लोगों को एआई की मदद से ढूंढा जाएगा। यूपी सरकार ने कुंभ के मेले में बिछड़ने वाले लोगों के लिए कैसे किए हैं खास इंतजाम, देखिए। कुंभ के मेले में बिछड़ने वालों की कहानियां अब बीते दिनों की बात हो गई। अब नए जमाने की टेक्नोलॉजी से मेले में बिछड़ने वालों को ढूंढा जाएगा।
13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इस बार अगर किसी परिवार का कोई सदस्य गुम होता है तो उसे ढूंढने में यूपी सरकार के कंप्यूटराइज्ड खोया पाया केंद्र मदद करेंगे। आज सीएम योगी ने इसका उद्घाटन किया। सरकार ने ऐसे कुल 10 सेंटर्स बनाए हैं। सभी सेंटर्स एआई तकनीक से लैस होंगे जो 24 घंटे काम करते रहेंगे। अगर कोई खो जाता है तो उसकी जानकारी सभी हेल्प सेंटर्स में आएगी। साथ में उसकी फोटो का भी प्रसारण किया जाएगा और अगर किसी के पास फोटो नहीं होगी तो वो गुमशुदा व्यक्ति का हुलिया बताएगा। आगे का काम एआई का होगा। जो लोग अपनों से बिछड़ेंगे उनको इसी जगह पर लाया जाएगा। वो जिस तरीके का हुलिया बताएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उस तरीके से एक व्यक्ति की तस्वीर तैयार की जाएगी। एआई सिर्फ लोगों का हुलिया बनाने में काम नहीं आएगा, वो दुनिया के अलग अलग कोनों से आए गैर हिंदी भाषी लोगों के लिए ट्रांसलेटर का भी काम करेगा। इनके पेरेंट्स आके बताते थे हमारा बच्चा फलाने सेक्टर में खो गया है, उसको फिर हम डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति जो हिंदी भाषी नहीं है और वो दूसरी भाषा का, कन्नड़ का है, तमिल का है, मलयालम का है, तो उसको भाषणी ऐप के माध्यम से कनेक्ट करके कन्वर्ट करते हैं और इस सारी जो हमको अपनी बारे में बताएगा उसको हमको सभी सेक्टर्स में पूरे क्षेत्र में हम उसका प्रसारण करेंगे। यूपी सरकार की तैयारियों से तो यही लग रहा है कि इस बार संगम नगरी में धर्म और विज्ञान के संगम से करोड़ों श्रद्धालुओं का फायदा होने वाला है। आगे बढ़ते हुए रुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों का करेंगे बात सीरिया की। हम लगातार सीरिया की खबरों को आप तक पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रपति असद के देश छोड़ने के बाद हालात आज और खराब हो गए। सीरिया के ताजा हालातों की बयां करती हुई ये 4 तस्वीरें देखिए। सीरिया में जो कल लूटपाट हुई उसके बाद आज राष्ट्रपति के घर ज्यादा लूटने के लिए कुछ नहीं बचा था। आज सीरिया के लोग अपने पूर्व राष्ट्रपति का घर देखने पहुंचे। उजड़े हुए घर में लोग फोटो खिंचवा रहे थे। यहाँ राष्ट्रपति की फैमिली फोटोज और टूटे फूटे सामान ही बस मिले। कल जब भीड़ राष्ट्रपति के घर में घुसी तब राष्ट्रपति भवन में एक अंडरग्राउंड एरिया मिलने का दावा किया गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में दिखा कि उस सुरंग में कई कमरे और उन कमरों में आलीशान सामान है। अभी भी वहाँ कई ऐसे कमरे हैं जिन्हें विद्रोही खोल नहीं पाए। आज सीरिया के बड़े शहरों में लोग घरों के अंदर ही कैद रहे। राजधानी दमिश्क में कुछ इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया। विद्रोह की आग में जल रही ये बिल्डिंग सीरिया के ताजा हालातों को बयां कर रही है। विद्रोहियों ने तख्ता पलट के बाद कई कैदियों को भी छुड़ाया है। कई वीडियोस इंटरनेट पर मौजूद हैं जिसमें विद्रोही महिला कैदियों को जेल से रिहा करते दिख रहे हैं। राष्ट्रपति असद के देश छोड़ने के बाद अब सीरिया में हर चीज विद्रोहियों की मंजूरी के बाद ही हो रही है। जनहित में बात अब आरबीआई गवर्नर की। शक्तिकांत दास करीब 6 साल से आरबीआई गवर्नर हैं और 2 दिन के बाद उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। नए आरबीआई गवर्नर के नाम का हो गया है ऐलान। ये संजय मल्होत्रा की तस्वीर है जो देश के सबसे बड़े बैंक रिजर्व बैंक के नए गवर्नर बनने वाले हैं। संजय मल्होत्रा 11 दिसंबर को कार्यभार संभालेंगे जो कि मौजूदा आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह लेंगे। संजय मल्होत्रा 1990 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। आईआईटी कानपुर से पास आउट हैं। अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स किया है। बिजली, वित्त, आईटी, खनन जैसे क्षेत्रों में काम का अनुभव है। अभी वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के पद पर तैनात हैं। संजय आरबीआई के 26वें गवर्नर होंगे। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में संजय की अहम भूमिका होगी। कहा जाता है कि संजय किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले उस पर खूब रिसर्च करते हैं। बात अब करेंगे मौसम के मिजाज की। दिसंबर का महीना आधा बीतने को है। शायद आपकी भी शिकायत रही होगी अभी तक वैसी ठंड पड़ी नहीं जैसा पिछले साल पड़ी थी। तो लीजिए अब पहाड़ों में बर्फबारी शुरू हो गई है। इसके साथ मैदानी इलाकों में भी तापमान लगातार गिर रहा है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि 60 साल बाद 8 दिसंबर को शिमला में बर्फबारी हुई है। तो
तो आप भी बदलते मौसम का लीजिए मजा। इसी के साथ ही जनहित में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।